हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है ये नीट 2024 के जो पेपर हुआ उसका डिस्कशन में है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि पेपर सिंपल था टफ था। अगर मैं मेरे नजरिए से देखूं तो मुझे तो सिंपल ही लगेगा, लेकिन हो सकता है कोई स्टूडेंट जिसका कोई टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं हो उसमें से अगर पेपर आ गया हो, कहीं से क्वेश्चंस आ गए हो तो उसको टफ लगेगा। वही अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके टॉपिक्स जो तैयार थे, जिसमें उसको इंटरेस्ट था, वहां से अगर पेपर आया है तो उसको सिंपल लगेगा। तो ये एक सब्जेक्टिव चीज है, अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मुझे बस इतना पता है कि नीट का जो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें दो से ज्यादा, तीन या दो तीन ज्यादा ऐसे कंसेप्ट नहीं लगते हैं। एक कंसेप्ट लगा, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगेगा, वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें फास्ट सोचना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो अप्रोच है, डॉक्टर बनने की अप्रोच है, वही है कि आपको बहुत फास्ट डिसीजन लेने हैं। तो उसी तरीके से ये पेपर बनाया जाता है। जेई में ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है, एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा चीजें डाली जाती है। तो यहां पर हम डिस्कस करना चालू करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, हमेशा की तरह स्क्रीनशॉट डाल दूंगा और आप देखते रहो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। रीजन उसके पीछे ये है। चलो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट देन। तो इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जब आप व्हाइट लाइट यानी कि ऐसी लाइट जिसमें 7 कलर हो, उसको उसके उससे ही एक्सपेरिमेंट करोगे, ना कि आप मोनोक्रोमेटिक। मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक ऐसी लाइट जिसमें एक ही कलर होता है। तो जब आप 7 कलर वाली लाइट से उसको रिप्लेस करोगे तो कलरफुल स्पेक्ट्रम बनेगा। मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। मतलब वहां पर 7 कलर आएंगे तो व्हाइट हो जाएगा अगेन, सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। इस तरीके से ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है, यहां पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये इस तरीके से सेल को बताया जाता है, यहां से इसके टर्मिनल वोल्टेज निकाले जाते हैं। तो ये इसका ईएमएफ जो दे रखा है आपको 10 वोल्ट ईएमएफ है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और ये 4 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, टर्मिनल वोल्टेज पूछा जा रहा है। मतलब यहां पर अगर आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो कितना वोल्टेज आएगा एक्चुअली में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इस सर्किट की करंट निकालनी पड़ती है, क्योंकि जो फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, क्योंकि देखो यहां पर अकेली यही बैटरी है, इस बैटरी को चार्ज नहीं कर रहे, डिस्चार्ज कर रहे हो, और डिस्चार्ज के टाइम पे जो फॉर्मूला लगता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, जहां पर E जो है ईएमएफ है, जो आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट। वोल्टेज आपको निकालना है, यही इसके सिरों पर, इसके एंड पर जो वोल्टेज आएगा वही निकालना है। आई जो है करंट अभी निकालेंगे कितनी आएगी, और आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, बैटरी के साथ लगा हुआ रेजिस्टेंस 1 ओम है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है लेकिन करंट नहीं पता। तो I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ इस सर्किट में कितना है, 10 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ आपको दिख रहा होगा सीरीज में, ये मतलब 4 प्लस 1 मतलब 5। तो 10/2 मतलब 5, 10/5 सॉरी इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर करंट आ गई यहाँ पर। तो ये वैल्यू में डाल रहा हूँ, V इज इक्वल टू ईएमएफ कितना है, 10 माइनस 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कितना हो गया, 8 वोल्ट। जो वोल्टेज आप कुछ भी बोल सकते थे, मान लो ये AB, तो ये AB जो वोल्टेज आ गया 8 वोल्ट आ गया। सिंपल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A एंड B एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। फॉर अ सोलर सेल द IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ। बिल्कुल सही बात है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड दिया भी हुआ है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो एक ऐसा ग्राफ जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, मतलब वो यहां पर होगा। तो यस, जो सोलर सेल है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस तरीके से ही आती है। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है। तो ए तो सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड दे रखा है, इन अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायस मतलब ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये वाला हिस्सा है P, ये वाला हिस्सा है N। इसको रिवर्स बायसिंग करना है, मतलब P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से जब आप जोड़ोगे तो रिवर्स बायस्ड करंट फ्लो होगी। बहुत ही कम अमाउंट की करंट फ्लो होती है। यहां दे रखा है द करंट मेजर इन माइक्रो एम्पियर ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो यहां तक भी ठीक था कि यस, जो करंट फ्लो होगी वो माइक्रो एम्पियर में ही फ्लो होगी। अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड होता तो मिली एम्पियर में फ्लो होती, मिली एम्पियर में। और ये फ्लो होती है मेजोरिटी की वजह से, ज्यादा करंट है तो ज्यादा चार्ज कैरियर की वजह से होगी, और कम करंट है तो कम चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होगी। तो कम चार्ज कैरियर मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ना कि मेजोरिटी। तो ए सही है और बी गलत है। ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। अ थिन स्फेरिकल शेल, एक शेल मतलब एक होलो स्फीयर जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप समझ सकते हो कोई फुटबॉल जिसके अंदर एयर भरी हुई है, इसको चार्ज किया गया है सम सोर्स, किसी भी सोर्स से आपने इसको
चार्ज कर दिया, ठीक है, इसकी सरफेस पे आ जाएगा। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो शेल है कंडक्टिंग है या इंसुलेटिंग है, क्योंकि कंडक्टिंग होता तब भी चार्ज इसके सरफेस पे होता और इंसुलेटिंग होता तब भी चार्ज इसकी सरफेस पर होता, क्योंकि अंदर तो कोई मटेरियल है ही नहीं ना। इसकी रेडियस आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, यहां पर रेडियस दे रखी है और पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट है ये C और एक पॉइंट है P, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जितना फास्ट मैं कर रहा हूं आपको इतना ही फास्ट वहां पर करना था, तब जाके आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स C एंड P। अब यहां बहुत ध्यान देना कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल वर्सेस इस पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा है, ना कि पोटेंशियल पूछ लिया। अब एक चीज आप याद रखना कि पोटेंशियल मतलब होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो आप समझो कि किसी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट से आप इसको चार्ज को लेके आ रहे थे यहां पर, तो ये जो इसके बाहर चार्ज है ये इसको अपोज कर रहा था। कहीं से भी आप चार्ज को लेके आ रहे हो, ये इसको कर रहा है अपोज, तो मतलब आपको कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, और उस वर्क डन जो आप कर रहे हो वही एनर्जी में स्टोर हो रहा है, वो पोटेंशियल बना रहा है। अब समझ रहे हैं चीज को कि जब आप इसको यहां तक लेके आ गए, उसके बाद जब आप अंदर लेके जाओगे तो क्या अंदर कोई चार्ज है? इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इस शेल के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। मतलब उस चार्ज को यहां P पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, बस वही वर्क डन करना पड़ा। अंदर उस चार्ज को कहीं भी घुमाओ, कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। मतलब यहां तक जो पोटेंशियल आ गया, इस पॉइंट P तक जो पोटेंशियल बन गया, हर जगह पोटेंशियल वही रहेगा। और इसलिए लाइन लिखाई जाती है कि कोई भी चार्ज्ड शेल होता है, शेल उसके अंदर V इनसाइड कांस्टेंट होता है, सब जगह अंदर पोटेंशियल सेम होता है और वो उतना ही होता है जितना कि सरफेस पर होता है, जो कि यहां पर P है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि VC इक्वल्स टू VP होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। और इसीलिए जब डेल V मैं निकालूंगा VC माइनस VP तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब किसी को क्यूरोसिटी हो कि सर बता ही दो VP कितना होगा, तो VP के लिए हम कर सकते हैं VP इज इक्वल टू KQ अपॉन KQ बाय R। तो K कितना लेना है? 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q कितना दे रखा है आपको? एक सेकेंड, 1 माइक्रो कूलम, मतलब 1 माइक्रो मतलब 10 टू पावर -12, सॉरी गलत लिख दिया, -6। और उसके बाद यहां पर चार्ज, ये रेडियस कितनी दे रखी? 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 टू पावर -2, तो ये गया 3 टाइम्स, और -2 से ये -4, तो मतलब कितना हो गया? 3 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर -4, तो कितना हो गया यहाँ पर? 3 इंटू 10 टू पावर 5 हो गया। और किसमें आएगा? वोल्ट। तो ये कब आता? जब आपसे किसी एक जगह का पोटेंशियल पूछा जाता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर हमने तो गलती कर दी, हमने सोचा सॉलिड होगा ये, तो सॉलिड अगर होता तो यहां का पोटेंशियल, C का पोटेंशियल इस P से 1.5 टाइम्स होता, और फिर आप डिफरेंस करते तो वो आंसर आता जो कि ऑप्शंस में दिया ही नहीं गया है। तो गलती तो होने के चांस थे ही नहीं बिल्कुल भी। यहां का आंसर आएगा 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया था, ना कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 ओम, मतलब किसी वायर की लेंथ अगर L है तो उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। जब आप किसी वायर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसके रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो जब आप किसी वायर को कट कर रहे हो तो ना तो उसका मटेरियल चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही, ना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, तो A भी चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो जब आपने 10 इक्वल पार्ट में कट किया तो जो नया रेजिस्टेंस होगा हर पार्ट का, वो भी ये टोटल रेजिस्टेंस बाय 10 मतलब 10 ओम हो जाएगा। तो R डैश जो होगा हर पार्ट का वो 10 ओम ईच हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया इतनी जल्दी। अब क्या करना है? द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले 5 पार्ट, 1 2 3 4 5 पार्ट को आपने सीरीज में कनेक्ट किया, एंड दैट जो दूसरा है, व्हाइल द नेक्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहां पर हो गया 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट, इनको आपने कनेक्ट किया पैरेलल में, और देन अगेन इनको किस में कनेक्ट कर दिया? सीरीज में। फिर आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर एक नॉर्मल सा ही कंसेप्ट लगेगा, ट्रिक तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। नॉर्मल कंसेप्ट ये कि जब आप सेम रेजिस्टेंस को लगा रहे हो, सेम रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो इक्वल रेजिस्टेंस जब आता है इसका तो n टाइम्स ऑफ R आता है। तो यहां पर कितने हैं? 5 है, तो ये आ जाएगा 5R डैश। और ऐसे ही जब पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, कितने टाइम कम होता है? n टाइम्स ही कम हो जाता है जब आप आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। तो यहां पर सीरीज वाला कॉम्बिनेशन हो गया ये, और इस पूरे का कॉम्बिनेशन हो गया R डैश बाय 5। अब आपको लग रहा होगा बड़ा अजीब हो गया, लेकिन अजीब नहीं है, क्योंकि R डैश की वैल्यू बड़ी सिंपल दी हुई है। R डैश है 10, तो यहां पर हो गया 50
प्लस, क्योंकि अब तो सीरीज में 50/5 मतलब कितने, सॉरी हाँ सही r डैश कितना हो गया, r डैश कितना हो गया 10/5 मतलब 2, 5 into 10 50 और 10/5 मतलब 2, तो कितना आ गया 52 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया। अभी गर्मी बहुत ज्यादा है कोटा में और मैं फैन ऑफ करके वीडियो बना रहा हूँ, तो उसका असर है कि कभी कभी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। एग्जाम में आपके साथ भी ये सब सिचुएशंस होती है, तो घबराने वाली बात नहीं होती, हमें आगे बढ़ते रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वर्नियर कैलिपर्स वाला था, तो ज्यादातर स्टूडेंट इसको देखते ही छोड़ देते हैं, पर टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, करना चाहिए था जिन्होंने भी छोड़ा है। क्या बोला हुआ है, इन अ वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन। मतलब एक्चुअली में क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स में ये होता है मेन स्केल और एक और होता है वर्नियर स्केल। तो यहाँ पर ज्यादा जो है डिविजन्स हो रहे होंगे, यहाँ पर कम डिविजन्स हो रहे होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्नियर स्केल के n+1 डिविजन्स जो है मेन स्केल के n डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं। जैसे कि मान लो ये कोइंसाइड हुआ इस तरीके से, तो ये n है और मान लो ये n+1 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन, n+1 ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू n ऑफ मेन स्केल डिवीजन होगा। तो यहां पर वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यहां पर एक आना चाहिए, तो इसको मैं नीचे बोल दूं n/n+1 मेन स्केल डिवीजन, इस तरीके से बनेगा। तो यहां पर आंसर नहीं है। आंसर क्या है, मतलब क्या बोला हुआ है, इफ 1 MSD रिप्रेजेंट 1.1 mm, मतलब मेन स्केल डिवीजन जो है वो है 0.1 mm के बराबर है। द वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, मतलब कितनी छोटी है वैल्यू मेजर कर सकता है। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स होता है MSD माइनस VSD, ये हमें करना पड़ता है यहाँ पर इस जगह पर। तो क्या हमें VSD फाइंड हो गया, यस फाइंड हो गया। क्या हमें MSD दिया गया है, दिया गया है। तो MSD यहाँ पर MSD 0.1 mm है और यहाँ पर VSD कुछ MSD की टर्म्स में। तो अभी हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट या जो आपको कांस्टेंट दिया हुआ है वो निकालना है, लीस्ट काउंट। तो MSD मतलब MSD लिखा मैंने माइनस VSD, एक्चुअली में मैं 1 MSD कर रहा हूँ, 1 MSD माइनस 1 VSD कर रहा हूँ। तो ये हो गया MSD माइनस VSD मतलब n/n+1 इंटू MSD। तो क्या मैं MSD कॉमन ले लूं, यस मैंने MSD कॉमन लिया, 1 माइनस n/n+1, एलसीएम आएगा n+1, उसको ऐसा लिख सकता हूं MSD इक्वल्स टू n+1 माइनस n/n+1। तो ये n से n गया, कितना आया 1/n+1, ये आ गया MSD। यहां पर इस एक्चुअली में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहां पर मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, ये यहां पर ये हो रहा है, इस तरीके से कॉमन लिया था ना हमने, यहां पर ये हो गया। अब ऐसा आपको आंसर मिलेगा नहीं, एक्चुअली में वहां पर दिया हुआ नहीं है। लीस्ट काउंट LC इक्वल्स टू 1/n+1 MSD, ये दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए उन्होंने दिया है कि सेंटीमीटर में आंसर दो। तो हमने देखा कि MSD तो किस में दिया हुआ है, mm में दिया हुआ है, और ये भी कितना है 1/10 mm। तो 1 mm इज इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/10 तो ऑलरेडी है, 1/10 एक और हो गया सेंटीमीटर। तो यहां पर हो जाएगा 1/n+1 मल्टीप्लाई बाय, एक्चुअली में ये हो गया 1/100 MSD या सेंटीमीटर, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, एक्चुअली में आंसर जो आएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/n+1 मल्टीप्लाई बाय 100 और सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, MSD माइनस VSD ही किया है, लेकिन MSD जो है आपको mm में दिया हुआ था, उसको सेंटीमीटर में किया, वरना यहां तक भी आंसर था प्रॉपरली, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद भी आंसर था, mm में भी आंसर आ जाता, लेकिन उन्होंने सेंटीमीटर में डिमांड करी। तो दो चीजें करवा ली आपसे, कन्वर्जन भी यहां पर पूछ लिया कि mm से सेंटीमीटर में कन्वर्जन आता है या नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कैपेसिटेंस दिए हुए 5, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है और आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ये इजी क्वेश्चन था क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है, मतलब ये दो रेजिस्टेंस इधर, दो रेजिस्टेंस इधर, बीच में एक रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो यहां पर हमने देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, क्योंकि ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये, रेशियो सेम आ रहा है। तो आप बीच वाले कैपेसिटर को निकाल सकते हो। तो ये जो सर्किट बनेगा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि दो कैपेसिटर सीरीज में, अगेन दो कैपेसिटर सीरीज में, और ये आपस में हो गए पैरेलल में। तो अगर यहां पर रेजिस्टेंस होता तो अलग होता, कैपेसिटर है तो अलग होगा। रेजिस्टेंस सीरीज में इंक्रीज होता है, कैपेसिटर सीरीज में डिक्रीज होता है। हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि अगर दो रेजिस्टेंस आइडेंटिकल सीरीज में हो तो NR हो जाएगा, जबकि यहां पर दो आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में
तो C बाय एन होगा। तो यहां पर एक की कैपेसिटी 2 है तो दोनों की मिला के C बाय 2 हो जाएगी। अगेन यहां दोनों की कैपेसिटी मिला के C बाय 2 हो जाएगी, एन सी नहीं होगी। देन जब ये पैरेलल में होंगे तो फिर रेजिस्टेंस से उल्टा होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है, पैरेलल में कैपेसिटर बढ़ता है, n टाइम्स बढ़ जाता है। तो यहां पर दो कैपेसिटर हो गए हैं, मतलब ये कुछ ऐसा डायग्राम बन सकता है कि दो कैपेसिटर है, एक और ये दो, अगेन आइडेंटिकल ही है C बाय 2 और C बाय 2 के। जब दोनों को ऐड करोगे आप पैरेलली तो ये होगा n टाइम्स ऑफ C बाय 2, अकेले कैपेसिटर का n टाइम्स। तो n कितना हो गया, 2 हो गया, दो कैपेसिटर है और ये C बाय 2 हो गया। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया C, और C कितना दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड इज द राइट आंसर। ये वाला जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी सेकंड बुक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यहां पर क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर, मतलब कोई भी एक स्टील वायर है, ये इस तरीके का वायर है, इसका मैक्सिमम इलोंगेशन मतलब इसको आप स्ट्रेच कर रहे हो तो मान लो ये यहां तक चला गया इस तरीके से, इसको बोलते हैं डेल एल, मतलब लेंथ में चेंज। एक्चुअल लेंथ तो कितनी रह गई अब एल प्लस डेल एल, उसके बारे में बात नहीं है, इलोंगेशन पूछा है। और ये अपने आप तो नहीं हो जाएगा, आपको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फोर्स, और परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया मतलब प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर बोल सकते हैं, स्ट्रेस बोल सकते हैं, आपने कुछ स्ट्रेस लगाया इससे इसके अंदर स्ट्रेन आएगा, ये स्ट्रेन ही है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करते इसमें। द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ एल, 1 मीटर का वायर है, आपको डेल एल निकालना है। इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट मतलब कितना ज्यादा प्रेशर ये हैंडल कर सकता है, अगर उससे आपने ज्यादा दे दिया तो ये शायद ब्रेक हो जाएगा। तो इलास्टिक लिमिट मतलब स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस ये हैंडल कर सकता है। और आप यूनिट भी देख सकते हो, स्ट्रेस की यूनिट प्रेशर जैसी होती है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखी होगी। तो आप देखो यहाँ पर इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील आपको दे रखी है 8 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट दे रखी है, और ये क्या है स्ट्रेस है, ओके। उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस भी आपको दिया हुआ है, देना ही पड़ेगा क्योंकि सारे अगर अननोन रख देंगे तो निकालोगे क्या। तो 2 इंटू 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ आपने देखा कि यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेस की यूनिट सेम हो गई, बिल्कुल सेम होती है वो, इसलिए क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है यंग्स मॉड्यूलस का, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब डेल एल बाय एल, लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ में लेंथ का डिवाइड, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ऊपर स्ट्रेस जिसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए यंग्स मॉड्यूलस की यूनिट भी होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें निकालना है डेल एल, तो इसको हमने आगे लिखना चालू किया, डेल एल बाय एल इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। तो इसको इधर भेज सकता हूं, डेल एल इक्वल्स टू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द वायर और यंग्स मॉड्यूलस। अब मैं कहां सॉल्व करूं, इधर ही कर लेता हूं आगे। स्ट्रेस कितना दे रखा है 8 इंटू 10 टू पावर 8, लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर, यंग्स मॉड्यूलस कितना है 2 इंटू 10 टू पावर 11। इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना आया 4 इंटू 10 टू पावर -3, मीटर में चल रहा है सब कुछ, तो कितना आ जाएगा 4 mm, 10 टू पावर -3 मतलब मिली, तो आगे आपका 4 mm। ये जो डेल एल आया ये आया 4 mm, पूरा वायर 1 मीटर का था, उसके आगे सिर्फ 4 mm इलोंगेट ये हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ सॉलिड एंगल। दो तरह के एंगल होते हैं, प्लेन एंगल जिसको 2D में बनाया जाता है, ये वाला एंगल हो गया जिसको आप पेपर पे बना सकते हो नॉर्मली, थीटा से इसको बताया जाता है, आर्क अपॉन रेडियस। और एक होता है सॉलिड एंगल जिसको आप बॉल पे किसी स्फेरिकल चीज पे 3D पे बनाओगे, मतलब यहाँ पर एक कोन शेप ऐसा कटेगा, ये यहाँ पर एक पूरा एंगल बनेगा इस तरीके से जिसको ओमेगा बोलोगे। ओमेगा होता है सॉलिड एंगल, मतलब एरिया ऑफ दिस अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया की डायमेंशंस L2, रेडियस का स्क्वायर उसकी डायमेंशन अगेन L2 L2 L2, कितना हो गया डायमेंशंस, कोई डायमेंशंस नहीं होती, 1 हो गया, मतलब कोई डायमेंशन नहीं है। तो एक्चुअली में हमें इन ऑप्शंस में नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी ढूंढनी है, मतलब जिसकी कोई डायमेंशन नहीं हो, ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी है। तो सबसे पहले हमने देखा स्ट्रेन, यस बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेन मतलब आपको स्ट्रेन के बारे में वापस से बता दूं कि पिछला क्वेश्चन ही हमने किया है। स्ट्रेन मतलब हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसकी शेप अगर बिगड़ जाए तो उसको हम ओरिजिनल शेप से कंपेयर करते हैं। लेंथ बिगड़ गई तो लेंथ से, एरिया बिगड़ा तो एरिया, वॉल्यूम बिगड़ा तो वॉल्यूम से। तो मतलब हम सेम टाइप की जो क्वांटिटीज है उसका कंपैरिजन करते हैं। जैसे एग्जांपल में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ले लूं तो मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब डेल एल बाय एल, कितना उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया अपन पहले कैसी थी। तो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का आप रेशियो निकाल रहे हो तो ये डायमेंशनलेस आएगा। तो यस, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो पहला तो सही है। उसके बाद एंगल हमने देखा, एंगल मतलब अगेन वही, अगर एंगल बोला जाए तो मतलब
प्लेन एंगल, प्लेन एंगल मतलब आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अगेन लेंथ ही है, लेंथ अपॉन रेडियस, तो लेंथ से लेंथ की डायमेंशन खत्म हो जाएगी, तो पहला ऑप्शन ही सही है। फिर भी आगे हम एक बार देख लेते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस का तो प्रेशर जैसी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गलत हो गया। उसके बाद एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी होता है, टी मतलब टाइम पीरियड, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, 2 की कुछ होती नहीं है, पाई की कुछ होती नहीं है, टाइम की होती है टी, और ये ऊपर आएगा मतलब ओमेगा की डायमेंशन t-1 होती है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद स्ट्रेन और आर्क, आर्क की तो होती है लेंथ, मतलब स्ट्रेन एंड एंगल इज द राइट आंसर, एक तो स्ट्रेन और एक एंगल इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन अगेन 11th क्लास से है, x इज इक्वल टू 5 साइन और पाई टी प्लस पाई/3 इक्वेशन दी हुई है, और आपको पूछा जा रहा है रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम का ये क्वेश्चन है। द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन गिवन बाय, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या -5 जो भी हो सकता था, ये फेज है, ये ओमेगा टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम पीरियड, ए जो है एम्पलीट्यूड है, तो आपने कंपेयर किया तो यस ए जो है एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 5 आ गया। आपने ऑप्शन चेक किया तो सब में ही 5 दे रखा है, 5 मीटर लेंथ की इसकी यूनिट होगी। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए आप ओमेगा को पकड़ो इजीली, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई/टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा कितना दे रखा है पाई, तो पाई से पाई कट गया, टाइम इज इक्वल टू 2 और ये सेकंड, तो 5 और 2 को देखो, 5 और 2 फर्स्ट ऑप्शन में 5 2 आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन लॉजिक सर्किट से क्लास 12th बोर्ड से तो हटा दिया है, लेकिन नीट जेईई में इन सब में पूछा जाता है। 3 अलग अलग गेट दिया, आपसे आउटपुट पूछा है। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो आपको ये मॉडिफाइड लग रहे होंगे। ये अगर यहां तक देखूं तो नैंड गेट है और ये नॉर गेट है, लेकिन दोनों का जो इनपुट है उनको शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब जो इनपुट यहां दोगे वो दोनों पे आएगा, और इस तरीके से शॉर्ट जब करते हैं तो ये नॉट गेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसको मैं नॉट गेट बना सकता हूं, जो कि इनपुट को निगेट करता है कि अगर आप ए दे रहे हो तो ये यहां पर ए बार बना के देगा, और यहां पर भी ये नॉर गेट भी नॉट गेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके इनपुट भी शॉर्ट कर दिए गए, इसका इनपुट दिया बी तो यहाँ आएगा बी बार, और इन दोनों का आउटपुट लेके आपने अगेन नॉर गेट में इंसर्ट कर दिया। नॉर गेट की क्या खासियत होती है, ये दोनों को प्लस तो करेगा ही, मतलब ए बार डॉट बी बार, लेकिन क्योंकि ये बबल है तो ये फिर से बनाएगा इसका बार, ये आएगा आउटपुट, तो ये थ्योरम से खुलेगा ए बार बार डॉट बी बार बार, और बार से बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए डॉट बी, और ए डॉट बी किसका आंसर होता है नैंड गेट का, तो सॉरी एंड गेट का, तो यहां पर आंसर आ जाएगा एंड गेट ए डॉट बी। ये जो क्वेश्चन है 12th क्लास से पूछा गया है, इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन अमंग द फॉलोइंग आर, द एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल्स टू एच न्यू, बिल्कुल सही बात है, ये तो होती है, जहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज सी, बिल्कुल, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है फोटोन की स्पीड की वजह से होती है, तो जब लाइट की स्पीड सी है मतलब फोटोन की स्पीड भी यहां पर सी ही होगी, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है ही, बी भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हो गए, यहां पर स्पीड जो है सी है फोटोन की। ओके, द मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन पी इक्वल्स टू क्या होता है ई बाय सी होता है, और E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो एच न्यू बाय सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट हो गया। इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन बोथ एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, बिल्कुल मोमेंटम भी कंजर्व होगा और टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगी, मतलब डी भी यहाँ पर सही है। यस, अगर यहाँ पर दे रखा होता नंबर ऑफ फोटोन आर कंजर्व तो वो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है। उसके बाद जो ई वाला ऑप्शन है क्या बोला हुआ है, फोटोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ये बिल्कुल गलत हो गया। अगर फोटोन पॉजिटिवली चार्ज होते तो जो हमारी जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती, पर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ई वाला जहां भी दिखे गलत कर दो, तो एक ही ऑप्शन में ई है उसको गलत कर दिया, बाकी ए बी सी डी चारों ही सही है, ऐसा एक ही ऑप्शन है, उस पर टिक करो, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन लॉजिक सर्किट से, जहां पर आपको कोई ट्रुथ टेबल दे रखी है और आपको वाई दिया है ए और बी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी लॉजिक सर्किट वर्क करता है जिसके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है, और वही लॉजिक सर्किट का कुछ एक्सप्रेशन होता है, और वही एक्सप्रेशन आपसे पूछा गया है कि कौन से एक्सप्रेशन के अंडर ये आंसर आ रहा है, वाई आ रहा है, मतलब इन दोनों चीजों से ये वाई कब आएगा। तो अप्रोच सबसे अच्छी यही होती है कि आप सबसे सिंपल वाला चेक करो, मतलब इसमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है ए डॉट बी प्लस ए बार, ए डॉट बी बार प्लस ए बार, उनको चेक करने से पहले सिंपल वाले चेक करो, बी बार और बी वाले। तो सबसे पहले मैंने बी बार चेक किया, मैंने देखा यहाँ पर 0 है तो 1 आया,
1 है तो 0 आया, अगेन 0 है तो 1 आया, 1 है तो 0 आया, मतलब ये बी बार ही तो हो रहा है एक्चुअली में। फिर हमने चेक कर लिया कहीं ए बार तो नहीं हो रहा, देखो 0 का 1 लेकिन 0 का 0, ए बार तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बी बार आंसर है। और एक ऑप्शन, खैर ए बार तो आंसर भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, और एक बी वाला भी ऑप्शन है, बी थोड़ी ऑप्शन है, 0 का 0 थोड़ी ना मिल रहा है, तो आगे क्यों चेक करना जब बी बार हमारा मैच हो ही गया है, मल्टीपल आंसर होंगे नहीं, तो बी बार इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको ट्रांसफॉर्मर का दे रखा है, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। देखो ट्रांसफॉर्मर कैसा एक सिस्टम होता है कि यहाँ पर एक लेमिनेटेड कोर होती है कुछ ऐसी, और यहाँ पर ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे से मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन के कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा वो वहां जाके लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ बनेगा वो यहाँ जाके लिंक होगा, और पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा। ये बता रहा है कि ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है डी फाई बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, और यहाँ पर माइनस साइन आता है जो बताता है कि अपोजिट पोलरिटी का है, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी कॉइल में मतलब ईपी इज इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ पर कितने टर्न है प्राइमरी में एनपी, तो ये एनपी कर दिया है, उतने टाइम्स हो जाएगा। और सेकेंडरी की बात करूं तो वो हो जाएगा डी फाई बी बाई डी टी, सेम इसके जैसा, यस, जितना मैग्नेटिक फील्ड इधर उतना इधर, क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, पूरा का पूरा फ्लक्स जो है लिंक हो रहा है एक दूसरे के साथ, कहीं भी वेस्टेज ऑफ फ्लक्स नहीं हो रहा, लेकिन दोनों के टर्न्स अलग अलग है, यहाँ पर हो गए सेकेंडरी के टर्न्स। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है वीएस, मतलब ये जो ई है एक्चुअली मैं ईएमएफ लिख रहा हूँ, वोल्टेज ही है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लो Vp और ये Vs, वोल्टेज ऑन सेकेंडरी वोल्टेज ऑन प्राइमरी। अब आपको Vs अपॉन Vp चाहिए, Vs अपॉन Vp करने के लिए इस इक्वेशन में इसका डिवाइड करोगे तो ये डी फाई बी बाई डी टी से तो कट ही जाएगा, ये कितना आ जाएगा Ns अपॉन Np, और आपको उल्टा दिया हुआ है तो मतलब 2:1 इज द आंसर। ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड का 12th क्लास। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, एक कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स है, टाइटली बनी हुई है बहुत ज्यादा, और इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, करंट इसमें से जो फ्लो हो रही है वो 7 एम्पियर फ्लो हो रही है, और आपको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और क्योंकि यहाँ पर एक की जगह 100 टर्न्स है तो मतलब ये 100 कॉइल की तरह बिहेव करेगी, तो 100 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। म्यू नॉट यानी कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है, आपको कितना लेना है 4 पाई, मतलब 22/7 इंटू 10⁻⁻7, करंट कितनी दी हुई है 7, टर्न्स कितने हैं 100 अपॉन 2, और आर कितना है 10 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो ये 10 और 10⁻⁻2 कट के कितना हो गया 10⁻⁻1, ये गया है यहाँ से, और -1 से -7 गया, ये ऊपर आएगा -6, और ये पूरा उड़ गया यहाँ पर 2 से, ये 2 टाइम्स गया, 7 से 7 गया, 44 इंटू 10⁻⁻4, मतलब 4.4 मिली टेस्ला। ये जो क्वेश्चन है 11th क्लास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या बोला हुआ है कि दो ब्लॉक है, कनेक्टेड है, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, 10 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, तो आपको ये बताना है कि ये जो ब्लॉक ए है ये ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगा रहा है। एक्चुअली में हम फोर्स लगा रहे हैं ए पर, और वो ट्रांसफर कर रहा है, कुछ फोर्स ये खा रहा है और फिर ट्रांसफर कर रहा है बी की तरफ। तो जब भी कनेक्टेड बॉडी वाला क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है, नेट एक्सेलरेशन निकालना होता है। तो इसका नेट एक्सेलरेशन होगा वो होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट फोर्स कितना है 10, नेट मास कितना है 2 + 3 मतलब 5, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा होगा, और ये ब्लॉक भी आगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा होगा। तो आप खुद सोचो कि अगर पूरा का पूरा 10 न्यूटन इसको मिल जाता, पूरा का पूरा 10 न्यूटन इसको मिल जाता, तो इसका एक्सेलरेशन 5 हो जाता और इसका 10/3 हो जाता, पर ऐसा थोड़ी है। इसका एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। तो इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसको सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूटन चाहिए, बाकी का 10 - 4 ये किसको दे देगा, 6 न्यूटन इधर दे देगा। आप चेक कर सकते हो कि 6 न्यूटन अगर आप फोर्स लगाओ किसी भी, या आपने फोर्स लगाया 6 न्यूटन किसी भी 3 किलोग्राम पे, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, a = 6/3 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यस, ये जो a है, ये जो a है इस पे 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये b जो है कितना फोर्स इस पे रिवर्स कर रहा है, तो ये अगेन इस पे 6 ही कर रहा है। पूछा नहीं गया, पर बता देता हूं आपको कि हमने इस a पर लगाया 10 न्यूटन और इस 3 वाले ने लगाया इस पे 6 न्यूटन। इस a पर नेट फोर्स अभी भी सामने की डायरेक्शन में
4 न्यूटन है, जिसकी वजह से इसका जो मास है 2 किलोग्राम, उसका एक्सेलरेशन 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉब है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन है। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा किसी आर रेडियस में, तो उसको एक एक्सेलरेशन चाहिए जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, या एक फोर्स चाहिए जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वो होता है F = mv²/r। ये होता है, ये चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, जहां पर m तो है मास उस ऑब्जेक्ट का और v²/r है, v जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है और r जिस रेडियस में वो मूव कर रहा है। ठीक है, और यहां पर आपको v नहीं दिया, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, v = r ओमेगा। ये इसको डालो आप यहाँ पर, m = r²ω²/r, तो mr ओमेगा², ये आया है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये टेंशन क्या है, एक्चुअली में इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है यही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया टेंशन, यानी कि टेंशन और फोर्स दोनों की यूनिट और डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, तो टेंशन जो है mr ओमेगा² है। क्या मास चेंज हो रहा है बॉब का, हमने देखा कि इट्स स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा व्हाइल कीपिंग द सेम रेडियस, मतलब आर भी आपने सेम रखा है और बॉब को भी चेंज नहीं करा, तो उसका मास भी कांस्टेंट है, मतलब T = ओमेगा²। यहां पर हमारे पास आ गया रिलेशन। अब क्या बोला है, आपको नया टेंशन निकालना है, मतलब T'/T = ओमेगा' का होल स्क्वायर। तो ओमेगा' कितना कर दिया, ट्वाइस ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, तो T' = 4T। ये आंसर आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आ गया 11th क्लास से। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, मतलब कुछ इस तरीके से। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12, जहां पर ये L जो है इसकी लेंथ है और इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I = mL²/12। तो ये I आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 2400, ये हो गया, इक्वल्स टू m जो है मास है, मास कितना दे रखा है 400 ग्राम, दोनों ही चीजें सीजीएस में चल रही है, 400 इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12, ये कट गया कितनी बार, और ये आ गया 12, 72 = L², तो मतलब L = √72। अब प्रॉब्लम हो गई, ऐसा तो कुछ, अब देखो डायरेक्ट 72 दिया वो थोड़ी ना आंसर आएगा। अगर यह रूट में 81 होता तो कितना आता हमारा आंसर 9, अगर 64 होता तो कितना आंसर आता हमारा 8, लेकिन ये उन दोनों के बीच में कहीं है, तो 8 और 9 के बीच में एक ही ऑप्शन है, 8.5 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सब सीजीएस में चल रहा है, आपका आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए था बस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, जहां पर क्या हो रहा है कि एक मैग्नेट है, वो दो कॉइल्स के बीच में रिलेटिव मोशन कर रही है, मतलब ये जो मैग्नेट है इस कॉइल के पास जा रही है, इससे दूर जा रही है। जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी या नेचर आप बोल लो ऐसा होता है कि वो इस चेंज का अपोज करता है। मतलब डायरेक्टली मैं बोलूं तो वो मैग्नेट के मोशन को रोकता है, मतलब मैग्नेट को मूव नहीं होने देगा। यहां पर मैग्नेट इसके पास आ रही है, पास नहीं आने देगा, और यहां पर मैग्नेट इससे दूर जा रही है, वो दूर नहीं जाने देगा। तो क्या हो रहा है कि यहां पर मैग्नेट पास आ रही है, पास आने से रोकना है, तो कौन सा पोल पास में आ रहा है, साउथ पोल पास में आ रहा है, तो यहां पर साउथ पोल को रोकेगा ही, इसलिए सामने क्या बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा। ऐसे ही यहां पर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, दूर जाने से रोकने के लिए उसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर क्या बनाएगा, साउथ पोल। बन दोनों ही जगह साउथ पोल रहा है, लेकिन दोनों का रीजन अलग है, एक जगह रिपेल करने के लिए बन रहा है, एक जगह अट्रैक्ट करने के लिए बन रहा है। अब साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज करंट और नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट, मतलब जब किसी कॉइल में ऐसे करंट फ्लो होगी तो साउथ पोल बनेगा और अपोजिट फ्लो होगी तो नॉर्थ पोल बनेगा। अब यहां पर हमने देखा साउथ मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे कुछ, मतलब ऐसे घूमेगी, आती हुई दिखेगी, ऐसे आती हुई, पीछे से आके इधर आती हुई दिखेगी, मतलब ऐसे आती हुई दिखेगी। और यहां पर क्या दे रखा है, वो इसको दे रखा है C, और ये हो गया D यहाँ पीछे से, तो D से आके C पे आ रही होगी, तो मतलब DC होगी यहाँ पर करंट की डायरेक्शन, DC, ये वेक्टर नहीं बना रहा, बस बता रहा हूँ DC। और ऐसे यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, तो यहाँ पर अगेन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे यहां से जाती हुई दिखेगी ऐसे, और अंदर से ऐसे पीछे से आती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AB, तो AB और DC, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पूछा है किसी प्लेनेट पे, तो हमें पता है कि अगर कोई भी प्लेनेट जिसकी रेडियस r है, मास m है, उसकी सरफेस पर ग्रेविटेशनल होगा Gm/R²।
यहां पर क्या बोला है आपसे, मास ऑफ प्लेनेट इज 1/10। जी तो खैर चेंज होगा नहीं, कैपिटल जी तो चेंज होगा नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो हमें पता है कि जी जो है प्रोपोर्शनल टू होगा m/r² के। तो आपको नया जी फाइंड करना है, मतलब जी डैश अपॉन जी करना है, तो वो होगा m डैश अपॉन m मल्टीप्लाई बाय r अपॉन r डैश का होल स्क्वायर। इस तरीके से किया जाता है प्रोपोर्शनल वालों में। जी प्रोपोर्शनल टू m था तो जी डैश अपॉन जी किया, तो m डैश अपॉन m किया, लेकिन जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था, इसलिए जी डैश के सामने नहीं आया, r डैश नीचे आया और उसका स्क्वायर है तो कर दिया। क्या बोला है, मास है 1/10, मतलब m डैश अपॉन m 1/10 मल्टीप्लाई, और रेडियस कितनी है, एंड इट्स डायमीटर इज हाफ, तो डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ हो जाएगी, हाफ है तो नीचे हाफ आएगा वो ऊपर जाएगा, तो मतलब 2r अपॉन r, r डैश इज इक्वल टू कितना है, r/2, तो ऊपर गया ना वो, r से r गया, उसका स्क्वायर है, तो कितना हो गया 4/10 इक्वल्स टू जी डैश अपॉन जी। तो कितना हो गया, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 4/10, मतलब 2/5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अगर इसको मैं 10 लेता हूं 2/5, तो ये कितना हो गया 4, मतलब आंसर कितना आना चाहिए, 4 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, काइंड ऑफ 3.92। ऐसा लेके देख लेते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो यहाँ कितना हो गया 16.9 डिवाइड बाय 5, तो 5 3 जा, अब एक ये देखो 3 वाला कौन सा है, बस, तो लास्ट वाला, पहले भी वही आ रहा। ये जो क्वेश्चन है ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर से है और हमें ऑप्शंस मिलाना है इसमें। तो हमने सबसे पहले चेक किया कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को देखते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटाइज्ड नहीं होता, और कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज्ड नहीं होता जब उसकी ससेप्टिबिलिटी 0 होती है। तो ठीक है भाई, डी के लिए तो फर्स्ट आना चाहिए, इसके अलावा जो भी ऑप्शन है अभी के अभी काट दो उसको। उसके बाद हम बात करें डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, मतलब 0 से छोटी होती है। क्या वो 0 से बहुत ज्यादा छोटी होती है, क्या 1 के बराबर हो सकती है, -1 के बराबर हो सकती है, नहीं, वो सुपर कंडक्टर की होती है। तो यस, वो 0 से छोटी होगी, मतलब नेगेटिव होगी, लेकिन स्लाइटली नेगेटिव होगी। और हमने देखा डायमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी 0 से छोटी, एक में ये, मतलब ए का सेकंड, ए में आना चाहिए सेकंड। एक और देख लेते हैं चलो, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होते हैं, क्योंकि उनकी ससेप्टिबिलिटी एक तो पॉजिटिव होती है और बहुत ज्यादा होती है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है पैरामैग्नेटिक के लिए जिसमें ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है 1 से, तो पैरामैग्नेटिक, मतलब सी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। एक ही ऑप्शन है ऐसा मैच होगा, आंसर आ गया। चलो, ऑसिलेशन से क्वेश्चन है कि एक मैग्नेटिक नीडल है, ये कोई भी मैग्नेटिक नीडल होती है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसको एक बार आपने ऑसिलेट करा दिया, तो ये ऑसिलेट इस तरीके से हो रही है। तो आपको टाइम पीरियड नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, कितना होगा। तो टाइम पीरियड, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एक रिलेशन होता है T इक्वल्स टू 2π√I/mb, जहां पर I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, m मैग्नेटिक मूवमेंट है जो हमें निकालना है, पार्शियली दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड और T टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, हाँ काइंड ऑफ दिया हुआ है, आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैग्नेट है वो 20 रेवोल्यूशन कर रही है 5 सेकंड में, तो एक रेवोल्यूशन कितनी देर में करेगी, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इस 20 को नीचे भेज दो, 5/20 इक्वल्स टू 1/4 सेकेंड, ये आ गया टाइम पीरियड। तो मुझे क्या निकालना है, m निकालना है, तो स्क्वायर करा इधर भेजा, m इक्वल्स टू 4π²I/TB, तो 4π² का π² ही रहने दो क्योंकि आंसर इसी में आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻⁻6, पॉइंट हटाया 98 इंटू 10⁻⁷ अपॉन, यहाँ पर t कितना है, टाइम पीरियड 1/4, उसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा ना, जब ये हटेगा तो स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो ये 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर नीचे 1/16, तो 16 जाएगा ऊपर, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.049, मतलब 49 इंटू 10⁻⁻3, ये क्या इससे 2 टाइम्स, तो 16 2 जा 32, 32 4, 128 π² -3 -7 10⁻⁴, आपको आंसर चाहिए -5 में, मतलब एक 10 का आप डिवाइड लगाओगे तभी तो 10⁻⁴ बनेगा। तो अपनी मर्जी से डिवाइड लगा रहे हो तो अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे। तो यहाँ पर 10 का डिवाइड 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1280 π² इंटू 10⁻⁴, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 1280 π², आंसर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ 1/λ² एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब ड्यूअल नेचर चैप्टर से ही आ गया,
तो काइनेटिक एनर्जी और लेमडा का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है लेमडा इज इक्वल टू एच यानी कि प्लैंक कांस्टेंट अपॉन रूट 2m के, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर में चाहिए, तो मतलब स्क्वायर कर दो, तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m के, तो k इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2m मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, तो k प्रोपोर्शनल टू, k पूरा का पूरा 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ऐसे इस तरीके से। और यहाँ पर आपको जो ग्राफ दिया हुआ है ना वो भी कुछ ऐसा दिया है जिसमें 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर दिया है, आपको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लेमडा का ग्राफ नहीं दिया है, आपको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर का ग्राफ दिया है। तो सीधा सीधा रिलेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी और ओरिजिन से जाती हुई। चलो ये वाला जो पार्ट है ये बोर्ड में तो नहीं आता लेकिन नीट वालों ने पूछ लिया है। यहाँ पर कोई इक्वेशन दी है, अल्फा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, बीटा माइनस, फिर बीटा माइनस अगेन, ऐसे कुछ निकल रहे हैं और आपको फाइनल आंसर चाहिए क्यू। ओके, तो यहाँ पर है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। आप ध्यान रखना जहां पर पॉजिटिव एटॉमिक नंबर है मतलब वो कुछ लेके निकल रहा है, मतलब यहाँ कमी करेगा, और नेगेटिव मतलब वो एक्स्ट्रा देके जाएगा। तो लेके जाने वाले कितने हैं, 2 + 1 + 3, देके जाने वाले कितने, 2 -2, तो दोनों को माइनस करोगे तो आया +1, मतलब एक लेके जाने वाला है। इसमें से 82 - 1 तो 81। उसके बाद हमने मास को देखा, तो इनका तो कुछ मास होता नहीं, इनको देखने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हीलियम एक निकला, तो इसमें से कितना मास कम कर देगा, 290 - 4 286 आंसर, सिंपल एकदम। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन की बात की है और वेवलेंथ दी है, तो आपको मैच कराना है कि कौन से ट्रांजिशन में कौन सी वेवलेंथ निकलेगी। तो हमने ध्यान दिया कि कहीं से भी आए, आ तो वो 2 में रहा है, मतलब n = 2 में आ रहा है, कहीं से भी हुआ है। लेकिन इतना तो हमें पता है ना कि जितना ऊपर से आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी लेके आएगा। मतलब आप देखो कि 3 से 2 में आ रहा है कम एनर्जी, 4 से 2 में आ रहा है ज्यादा एनर्जी, 5 से 2 में और ज्यादा एनर्जी, और 6 से 2 में ज्यादा एनर्जी और भी। मतलब हम ऐसे जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होगी, मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे कम और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो इसके लिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ ढूंढ लो, ये वाला आंसर हो गया। तो मतलब यही तो पूछा हुआ है आपसे। तो ए में क्या आ जाएगा, थर्ड, ए में थर्ड, देखो ए की ऑप्शन है सेकंड और आंसर हो जाएगा। एक मतलब पेन चलाने की भी नीड नहीं थी, इस तरह का क्वेश्चन था, लेकिन जो लोग ये चैप्टर करके नहीं गए होंगे उन्होंने एकदम से इसको छोड़ दिया होगा, दिखते ही कि यार कैलकुलेट कौन करेगा, लेकिन आप देखो कैलकुलेशन की नीड ही नहीं थी यहाँ पर। चलो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक डिस्क है जो कि पानी की सरफेस पे है, ये पानी की सरफेस है और उस पर ये डिस्क, एक पानी की सरफेस है, उस पर डिस्क जो है रखी हुई है, जेंटली इस तरीके से रखी हुई है और पानी का कॉन्टेक्ट है इससे। तो आपको पता है जो सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी है वो फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी है, जहां जहां पर फ्री सरफेस है मतलब पानी की फ्री सरफेस जहां है वो क्या करेगी, इसको पकड़ के रखेगी। आप जब इस डिस्क को उठाना चाहोगे तो ये रोकना चाहेगी और एक फोर्स लगाएगी, वो F = होगा T × L, और जो L है वो जहां जहां फ्री सरफेस है उसकी लेंथ है। तो जो डिस्क का सरकमफेरेंस है, अगर मैं ऊपर से देखूं तो यहां सब जगह सरफेस टेंशन वर्क करेगा, तो ये जो लेंथ होगी ये होगी 2πr, मतलब T × 2πr। अगर ये रिंग होती तो अंदर भी एक फ्री सरफेस बनती, यहां पर भी, तो TL + TL ऐड हो जाता, 2TL आता है रिंग में, लेकिन ये डिस्क वाली बात है। तो T आपको दे रखा है 7/100 मल्टीप्लाई बाय 2 × π = 22/7, और रेडियस कितनी दे रखी है 45, मतलब 45 × 10⁻³ इस तरीके से कुछ हो जाएगा ये सेंटीमीटर का, -2 और एक और पॉइंट हटा लिया। अब क्या किया जाए, 100 को तो यहीं रहने दो, इसको इससे काट दिया, और ये कितना हो गया 45 × 2 90, 90 × 2 × 11, तो कितना हो गया 180 × 11, और ये कितना हो गया 10⁻⁻1 -5, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 18, 1980 × 10⁻⁵, तो ये एक गया तो -4 और एक और गया तो -3, तो 19.8 मिली न्यूटन, ये हो गया फोर्स, आंसर। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 बॉडीज A and B ऑफ सेम मास, इसका मास A का और B का दोनों का सेम है, आइडेंटिकल बॉडीज है, अंडरगोज कंप्लीटली इनइलास्टिक वन डायमेंशन कोलिजन, द बॉडी ऑफ, अब चाहे इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो मोमेंटम तो कंजर्वेशन ही रहता है। तो बॉडी A मूव्स विद वेलोसिटी v1, ये v1 से चल रही है और ये तो रेस्ट पर है, और जब ये टकराए तो ये अटैच हो गया, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है मतलब ये चिपक जाएंगे ऐसे, दोनों का मास m है, 2m मास हो जाएगा, और फिर कितने से चल रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, तो मान लो ये v2 है, तो हमें क्या लगाना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1 v1 मतलब mv1 प्लस m2 v2, v2 0 है, इक्वल्स टू ये पूरा मास सिस्टम का और इनकी वेलोसिटी।
तो ये गया। तो क्या पूछा है आपसे, V1 रेशियो V2, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू 2:1। ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे टफ क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको करना। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि वर्क डन निकालो एक प्रोसेस का अलोंग BC, WBC आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि WBC किसके अलोंग हो रहा है, तो हमने देखा कि ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन कितना होता है, 0। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी, सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो वहां पर दो पोजीशंस होती है, इक्वेटोरियल और एक्सियल। अगर जनरल की बात करेंगे तो वो पोजीशन भी होती है एंगल डिपेंडेंट। तो यहाँ पर अगर आपसे पोटेंशियल फाइंड करा रहे हैं तो V इज इक्वल टू होगा KP cos थीटा अपॉन R²। यहाँ पर आपसे एक्सियल पोजीशन पे फाइंड करा रहे हैं, ये लाइन यहाँ आ जाएगी, थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, फिर यहाँ से हट जाएगा। तो पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं V इज इक्वल टू KP अपॉन R² से, मतलब 9 इंटू 10⁻⁹। K कितना दे रखा है आपको, K दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और रेडियस दी हुई है 2, मतलब डिस्टेंस दी हुई 2, तो 2 का स्क्वायर 4 से 4 गया, तो 9 इंटू 10⁻3, और ये दे रखा है वोल्ट में। और प्लस माइनस इसलिए क्योंकि अगर ये जैसे डायपोल है -q + q, इधर होगा तो पॉजिटिव आएगा, इधर होगा तो माइनस आएगा। तो एसर्शन तो सही हो गया। रीजन क्या दे रखा है, V इक्वल्स टू ±2p अपॉन वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ एनी एक्सियल पॉइंट सिचुएटेड। नहीं, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू होता है 2kp अपॉन r³। लेकिन इन्होंने 2 को मिक्स कर दिया, यहां से 2 को मिक्स कर दिया, इस वाले में नहीं। एक्सियल पे तो ये फॉर्मूला होगा ना, ये 1/4πε0 को क्या लिखते हैं, स्मॉल k लिखते हैं। तो लेकिन 2 कहां से लगा दिया इन्होंने, 2 एक्स्ट्रा लगा दिया, मतलब रीजन गलत है। इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों को मिक्स करके कंफ्यूज कर दिया। 2 नहीं आएगा, अगर यहाँ होता P/4πε0r² तो सही होता, इसलिए रीजन गलत हो गया, एसर्शन सही है। यहाँ पर ये रोलिंग का क्वेश्चन है, स्लाइडिंग का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर एक व्हील है वो रोल कर रहा है, तो यहाँ रोलिंग कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट 0 पे होता है और ये वाला पॉइंट आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। इस पॉइंट को उन्होंने बोला है Q और इस पॉइंट को बोला है P, और ये पूछ रहे हैं कि P और Q में वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। तो हमें पता है कि अगर ओवरऑल ये जो व्हील है V से चल रहा है तो इस वाले की वेलोसिटी होगी 2v और इसकी होगी 0। तो यस, वेलोसिटी ऑफ P ग्रेटर देन होगी वेलोसिटी ऑफ Q, क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा, रोल कर रहा है, और ये कहाँ रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, और ये मूव करेगा। वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है एन अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है हर डायरेक्शन में, मतलब डॉट मतलब आपकी तरफ और ये इस प्लेन में, मतलब हर डायरेक्शन में ये इंसिडेंट हो रहे हैं ग्लास सरफेस पे, और ब्रूस्टर एंगल की बात है। तो क्या होता है कि जब ये इंसिडेंट होते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। तो जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फुली कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। मतलब उसमें एक ही कंपोनेंट होगा, देखो एक ही कंपोनेंट है, या तो डॉट रहेगा या प्लेन वाला रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि डॉट भी है और ये अनपोलराइज्ड, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड और ये पार्शियली पोलराइज्ड, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसमें कभी कभी यहाँ पर इसको ऐसा भी बता दिया जाता है कि ये ऐसे पार्शियली पोलराइज्ड, इस तरीके से। तो आपको समझना ये है कि दो पार्ट हुए, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का पार्शियली पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड, और पोलराइज्ड लाइट मतलब रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बिल्कुल सही बात है, कोई भी एटम में अगर 2 प्रोटॉन है तो उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और इसीलिए इसको एटम बोल रहे हैं, ना कि आयन। एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते ही होते हैं, न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, और इसी वजह से कोई भी जो एटम है स्टेबल अनस्टेबल हो सकता है। जैसे अगर किसी एटम में बहुत सारे प्रोटॉन होंगे तो उनको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे, और अल्टीमेटली इसके अंदर न्यूक्लियस बढ़ेंगे। अब साइज तो छोटी सी है, उसमें जरूरत से ज्यादा चीजें आएंगी, तो वो एलिमेंट, वो एटम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर असर्शन क्या दिया हुआ है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यस, असर्शन तो सही है। उसके बाद रीजन क्या दिया, स्टेटमेंट सेकंड क्या दिया हुआ है, असर्शन रीजन नहीं है, स्टेटमेंट 1 2 है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट ये तो हो गया सही। स्टेटमेंट सेकंड की जब बात है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, नहीं, यही लाइन गलत हो गई। हर कोई एटम जो है स्टेबल नहीं होता, जिनमें न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए वो एमिट करते हैं रेडियो एक्टिविटी, जिसको बोला जाता है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो अभी तक हमने टाइप 1 वाले जो क्वेश्चन है 35 वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 35th ये सबसे टफ क्वेश्चन है उनमें, क्योंकि यहाँ पर जो आपको प्रिज्म दिया वो इक्विलेटरल प्रिज्म नहीं दिया, वरना उसमें क्या होता, बहुत इजी होता मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में इसको करना। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि एंगल आई तो आपको दे ही रखा है,
आई इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है, आर आपको निकालना होता तो वो a/2 करते, a 90 डिग्री दे रखा है तो 45 डिग्री आता। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि जब आप मिनिमम डेविएशन निकालोगे तो वो होता है 2i माइनस ए, तो 2i कितना होगा 60 माइनस ए 45, ये सॉरी 90 डिग्री, तो ये तो माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होगा, प्रॉपरली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है। तो हम निकालना चालू करते हैं, म्यू निकालना है हमें इसमें एक्चुअली में। तो लगाना तो स्लेंस लॉ ही है, 2 बार लगाना पड़ेगा, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर, क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए 2 बार स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो क्या यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है? नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नीचे वाला है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। ऐसा कैसे बोल दिया मैंने? वो ऐसे बोल दिया क्योंकि ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, हमें बोला है ये लाइन पैरेलल है, मतलब प्रॉपरली इस तरीके से ये बन रहा है। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ इस तरह की चीजें। तो सामने वाला कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और ये अगेन हो गया थीटा। तो 2 बार हम लगाते हैं, एक बार इस सरफेस के लिए हम लगा रहे हैं, तो म्यू1 साइन i1 इज इक्वल टू म्यू2 साइन i2 लगाएंगे। बाहर एयर है तो साइन 30 मतलब म्यू1 कितना हो गया 1, तो साइन 30 इज इक्वल टू म्यू जो कि ग्लास का है, म्यू साइन रिफ्लेक्टेड एंगल ये नीचे वाला साइन 90 माइनस थीटा, तो कितना हो गया साइन 30 मतलब 1/2 इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। तो अब अभी भी हम नहीं निकाल सकते कॉस थीटा, हमें पता नहीं है, देखते हैं आगे करते हैं। यहाँ पर एक बार लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये है रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पर हमने स्लेंस लॉ लगाया, म्यू साइन थीटा यहाँ लग रहा है, ये इंसिडेंट एंगल इस बार थीटा यहाँ के लिए हुआ, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू2 मतलब वो है 1 है एयर के लिए, साइन थीटा तो साइन 90 मतलब 1, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। तो एक ट्राइंगल हम बनाते हैं परपेंडिकुलर वाला, इस तरीके से वाला, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब 1 अपॉन हाइपोटेनस मतलब म्यू, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस सॉरी म्यू स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से हो गया। ये हो गया यहाँ पर थीटा, ये वैल्यू हम डाल सकते हैं यहाँ पर। अब इसकी कोई नीड नहीं हमें, इसको मैं मिटा भी सकता हूँ, ये मिटा दिया मैंने। अब कॉस थीटा कैसे निकाले? कॉस थीटा क्या होता है, बेस मतलब रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन म्यू, वैल्यू डाल देता हूँ, तो 1/2 इक्वल्स टू म्यू रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू, ये गया यहाँ से, तो ये बचा म्यू स्क्वायर माइनस 1 रूट में इज इक्वल टू 1/2, स्क्वायर करेंगे तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4, तो ये इधर गया, तो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 मतलब 5/4, यानी कि म्यू इज इक्वल टू रूट 5/2 आंसर, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आया। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वो जो सेकंड वाले जो क्वेश्चंस है जो रिमेनिंग है वो मैं वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा ये मेरे लिए, और इतना टाइम मुझे एक्चुअली में मिल नहीं पाता, रेगुलर क्लासेस होती है। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, लाइक जरूर करके जाना अगर समझ में आया हो तो, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आगे, बाय बाय।